नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ चुनाव के नतीजे ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि एक दौर खत्म हुआ है। 30 साल तक मुंबई की राजनीति एक ही धुरी तक घूमती रही, एक परिवार, एक पता और एक धारणा कि बिना मातोश्री के मर्जी के कुछ नहीं होता। लेकिन आज वो धारणा टूटी है। आज मुंबई ने साफ कहा है कि अब उसे भावनाओं की राजनीति नहीं चाहिए। आज का जनादेश बहुत सीधा है। मुंबई को सहानुभूति नहीं, सुविधा चाहिए। मुंबई को नारों से ज्यादा नतीजे चाहिए और मुंबई ने वही चुना जो काम करता दिखाई दिया। देवेंद्र फडणवीस की ये वापसी अचानक नहीं है, ये इंतजार की, धैर्य की और लगातार जमीन पर बने रहने की राजनीति का नतीजा है, जिसे सत्ता ने हटाया लेकिन जिसे हल्के में लिया गया। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तब भी और आज वही सत्ता का केंद्र बनकर खड़े हो गए हैं। लेकिन इस हार की जिम्मेवारी सिर्फ उद्धव ठाकरे की नहीं है। ये हार उस राजनीति की है जिसमें विचार से ज्यादा जोड़ तोड़ को तरजीह दी गई। जिस कांग्रेस को मुंबई पहले ही नकार चुकी थी, उसी कांग्रेस को साथ लेकर चलने का फैसला भारी पड़ गया, पहले से लेकर अब तक। और शरद पवार, जिनके बारे में कहा जाता था ना कि उनका दांव तो कभी खाली ही नहीं जाता, आज वही वोट ट्रांसफर करने की परीक्षा में फेल होते दिखे। अब आज जनता ने यह भी बता दिया कि राजनीति में पहचान से ज्यादा दिशा जरूरी होती है और गठबंधन सभी या तभी चलते हैं जब जमीन पर भरोसा बचा रहे। तो सवाल सीधा है, क्या मुंबई ने परिवारवाद से आगे बढ़कर परफॉर्मेंस को चुना है और क्या विचारधारा से समझौता ही ठाकरे की राजनीति की सबसे बड़ी भूल बनकर रह गया? तो आज 5 की पंचायत में इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि बीएमसी चुनाव का जो नतीजा है कुछ हद तक हम वो बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज के जो लगातार रुझान आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, उनका मतलब क्या। बीएमसी चुनावों में महायुति का बेजोड़ प्रदर्शन अब तक के रुझानों के मुताबिक दिखाई दिया। जनता के विकास पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जनता ने विकास को ही चुना है। ठाकरे बंधुओं और कांग्रेस को धूल चटा दी है पूरी तरह से। जो उन्होंने नारे दिए थे, जो वादे किए थे, वो सब खत्म। अवसरवादिता को जनता ने खारिज कर दिया है और इसीलिए बीएमसी चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यानी 30 साल के बाद भाजपा के हाथ ठाकरे ब्रदर्स को करारी हार मिलती हुई दिख रही है। दोनों ने हाथ थामा, बहुत नारे दिए, लेकिन सब फेल हुए। और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि जो गठजोड़ है वो भी, उसका गेम पूरी तरह से ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो मुंबई पर अब महायुति का राज, या यूं कहें कि मुंबई पर पूरी तरह से अब बीजेपी का राज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा जो गठबंधन का खेल था, मुंबई का विकास महायुति के साथ है, यही जनता को लगा, जनता ने चुना और जनता को यही दिखाई भी दिया। और इसी के बाद अब मुंबई के सुपर बॉस बन गए हैं फडणवीस। यानी जो बदला उन्होंने लेने की बात कही थी वो पूरा हुआ। 2019 का हिसाब बराबर मी पुनः येन हुआ सच। जब उन्होंने पहले कहा था ना लोक विधानसभा चुनाव में, वो भी यहां पर भी सच हो गया। मातोश्री का रिमोट अब सागर बंगले के पास चला गया, यानी जो मुख्यमंत्री का निवास है ना, वहां पर चला गया है। शिंदे सिर्फ चेहरा, फडणवीस दिमाग, ऐसा एक स्लोगन दिया गया था, तो वो भी दिखाई दिया कि फडणवीस के दिमाग और उनकी रणनीति काफी हद तक कारगर साबित हुई। उद्धव की रैलियों पर भारी पड़ा फडणवीस का माइक्रो प्लान। छोटी छोटी सीटों पर जो प्लान बनाया गया वो पूरी तरह से दिखा। मराठी प्लस नॉन मराठी का जो अजय फॉर्मूला था, जिसको लेकर फडणवीस आगे बढ़े थे, वो भी पूरा आगे बढ़ा है। पवार और ठाकरे की राजनीति को बात दी गई और बने हैं मॉडर्न चाणक्य। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में आज यही स्लोगन चल रहा है कि अब ये वहां के चाणक्य बन गए क्या। तो जो चेकमेट, शिंदे अजीत राज, 3 तीर कमान फडणवीस के हाथ, ये सब कुछ अब ऐसा लग रहा है कि फडणवीस के हाथ आता हुआ दिख रहा है। तो आगे आने वाला जो भविष्य है बीएमसी का, वो भी दिखाई देगा। डिप्टी सीएम बनकर भी कद सीएम से बड़ा, जब वो डिप्टी सीएम थे तब भी उनका कद सीएम से बड़ा हुआ दिखाई दिया था, और अब सीएम है तो अब मतलब तब भी सुपर सीएम कहते थे ना। और अब ये 30 साल का जो राज रहा, उसमें 10 गलतियां और ढह गया ठाकरे का किला। क्या क्या गलतियां थी जल्दी से बताते हैं। राज ठाकरे का डैमेज, जनता ने सहानुभूति को नकारा, मेट्रो, कोस्टल और मनसे ने मराठी वोटों का बंटवारा किया, सीधा नुकसान उद्धव को होता हुआ दिखाई दिया। यानी राज ठाकरे ने जिस तरह से बात की उत्तर भारतीयों के खिलाफ, वो अगेंस्ट जाती हुई दिखाई दी।
जनता ने सहानुभूति को नकारा और मेट्रो कोस्टल रोड को चुना, यानी जो विकास चल रहा है ना मुंबई में, उसको चुना गया। कांग्रेस के साथ जाने से कट्टर शिव सैनिक यानी हार्डकोर जो वोटर हैं वो पूरी तरह से नाराज दिखाई दिया, यानी ऐसा लगा कि हिंदुत्व को छोड़ दिया है तो क्या इसका नुकसान हुआ। ग्रास रूट नेटवर्क और शाखा प्रमुखों का बड़ा तबका भी शिंदे गुट में ही शिफ्ट हुआ, यानी एकनाथ शिंदे भी बहुत अहम किरदार बनकर उभरे हैं इस पूरे चुनाव में। गुजराती उत्तर भारतीय वोटर बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह लामबंद हो गए, यानी कंसोलिडेटेड वोटर जो हैं वो पूरी तरह से महायुति के साथ खड़े थे। एंटी इनकम्बेंसी चरम पर और जनता को बदलाव चाहिए था, ये जनता ने दिखा दिया। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो बातें थी, 10 गलतियां जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसका ये पूरा कच्चा चिट्ठा है। उद्धव की घर से सरकार यानी वर्क फ्रॉम होम इमेज ने कनेक्ट को खत्म कर दिया। लोगों को लगता था वो घर से निकलते ही नहीं है, जमीन पर आते नहीं है। सब कुछ आदित्य ठाकरे कर रहे थे। खिचड़ी और कोविड सेंटर स्कैम के आरोपों ने भी उनकी साख को गिरा कर रख दिया। तो ये वो कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर कांग्रेस एनसीपी अपना वोट उद्धव को ट्रांसफर कराने में भी नाकाम साबित हुए। तो कुल मिलाकर ये तमाम ऐसी बातें रहीं कि राज ठाकरे के कभी हां कभी ना स्टैंड ने भी मराठी वोटर को बीजेपी की तरफ ही धकेल दिया। तो धुरंधर ये हमने आज स्लोगन दिया है, अगर कोई साबित हुआ है आज के इन नतीजों के बाद तो वो देवेंद्र फडणवीस साबित हुए हैं। चलिए जरा कैसे धुरंधर है, क्या जश्न का माहौल चल रहा है और आज क्या क्या बयान आए, जब फोन पर भी बात हुई और मिठाई भी खिलाई गई, वो तमाम तस्वीरें और बयान देखते हैं। उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। अभिनंदन तुमचं फार फार तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया। आज मुंबई में केवल 2 भाई हैं। उन दोनों भाइयों का नाम है लाडका भाव एकनाथ शिंदे जी और देवा भाव देवेंद्र फडणवीस जी, और उनका लास्ट नेम विकास है। जैसे मैंने पहले दिन से कहा था, सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है और प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। राहुल गांधी हर चुनाव में, मतलब राहुल गांधी हो या अपोजिशन हो, हर बात पर कोई ना कोई तो बातें उल्टी सीधी करते रहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। वोट कभी चोरी होता नहीं है और वोट चोरी नहीं होना चाहिए। पहले भी इतने तो पहले उनके मेरे ख्याल से 66 तो अनअपोज ही हो गए थे, तो इंक मिट रही थी। राहुल जी ने भी ट्वीट किया है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर और चुनावी प्रक्रिया के ऊपर देश के अंदर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। बीजेपी का जो एजेंडा है वो कम्युनल एजेंडा है और बीजेपी जब जब कमजोर होती है और जब बीजेपी को लगता है कि विकास के माध्यम से, या जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जनता को सपने दिखाए थे, अगर वो सपने पूरे होते नहीं दिखाई देते हैं तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। क्या मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है? क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े। महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना उबाटा
और कांग्रेस अलग हो गए और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है। तो विक्टिम कार्ड अब नहीं चलता है, जनता विक्टिम कार्ड और जो रोना रोते रहते हैं ना कि भाई देखिए हमारे साथ क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, उन सबको नहीं देखती है। वो देखती है कि उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए पिटारे में क्या है। राजनेताओं से मोह भंग ऐसे ही नहीं होता है, इसीलिए होता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं। इसलिए अब जो जनता के बारे में सोच रहा है, जनता भी सिर्फ उसी के बारे में सोच रही है। चलिए जरा मेहमानों का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ संजय पांडे जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ विजय कृष्णा जी जुड़ गए हैं जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं। साथ ही पवन पटेल जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं और विक्रम सिंह यादव जी हमारे साथ उद्धव गुट का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह यादव जी, 25 साल अभेद किला, पत्ता नहीं हिलता था ना बीएमसी में मातोश्री के बिना। अभी आज के नतीजों पर क्या कहेंगे? आपकी तिजोरी जहां से चलती थी वो खाली हो गया सब कुछ? नहीं, देखिए, आप अगर किसी चीज के साथ छेड़खानी करके और कोई चीज करेंगे, वाही वाही करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो सही नहीं है। देखिए, शिवसेना को जिस तरीके से तोड़ा गया, तोड़ करके और सारी मशीनरी को इस्तेमाल करके आप डंका बजा रहे हो ना, तो मैं समझता हूँ ये कोई जीत नहीं है। हमारी सीटें आज भी कम नहीं आई हैं, तो जनता ने भी ये सब देख लिया कि भाई ये जो महाराष्ट्र के लिए कोई लड़ाई लड़ रही है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे। अब ये लोग तो आपस में लड़ रहे थे, कहीं गठबंधन कर रहे थे, कहीं आपस में लड़ रहे थे। पुणे में जाके जैसे अजीत पवार बोल रहा था कि बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया, हाँ। और यहाँ आके गले मिल रहे थे। विक्रम सिंह तो जी, जनता ने ये सब देख अब ये लिया रोना अपने लोकसभा के चुनाव में भी रोया, यही लोकसभा अपने लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी रोया, हमारी पार्टी तोड़ दी, हमारी पार्टी तोड़ दी। पार्टी कहाँ गई वो तो सब कुछ पता चल गया। अब ये रोना तो जनता आजिज आ चुकी ना इस रोने से। नहीं, तो जनता अब क्या करे? देखिए, जनता को ये आंसू नहीं चाहिए, जनता के आंसू कौन देख रहा है वो चाहिए। जनता ने जो जनादेश दिया, तो ताकतवर लोगों ने उसको तोड़ फोड़ करके कैसे? क्या आरोप है आपका? अरे भाई, आरोप क्या है ये बताओ आप। आरोप ये है कि सरकार जब बनी थी, हाँ। महाविकास अघाड़ी की, पुरानी बातें नहीं, आज के नतीजों पे बताओ आप। आज के नतीजों पर बात करेंगे। आज की बात करेंगे। पुरानी बात हटाओ, आज की बात बताओ। आज आप मुझे ये बताइए कि फर्क पता चलेगा ना असली शिवसेना और नकली शिवसेना का। उनकी सीटें कितनी आई है, हमारी देख लो, आप कंपेयर करके देख लो, बताओ। हाँ, तो उनकी कितनी आई है आप देख लो ना। बताओ ना, मुझे तो पता है, आप बताओ। भाई, हमारे से तो कम ही है। अच्छा, तो अभी भी अब असली शिवसेना आपकी है ना? और अगर ये, हाँ, तो देख लो आप, फर्क आपके सामने, आप देख लो कितनी हमारी। कृष्णा जी, क्या भाई सीटों का क्या खेल चल रहा है ये बताइए। अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि मात खाली है? सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं आज का मुद्दा पर मैं बात करना चाहता हूं। पहला, जो लोग मुंबई से हर वोटर आगे आके ये प्रजातंत्र व्यवस्था को वोट देकर एक अच्छी विजय हासिल पाई, मैं पहला मुंबई सिटीजन्स को मैं बधाई देना चाहता हूं। और मुख्य विषय ये है कि कौन है असली शिव सैनिक और कौन है नकली शिव सैनिक, ये अलग विषय की बात है, मैं जरूर इसके बारे में आता हूं। परंतु आपको एक विषय आपको सभी लोगों को ज्ञापक में रखना चाहता हूं। आप बीएमसी का मुख्य उद्देश्य देखिए, मोटो देखिए, ये आके यतो धर्मस्ततो जयः। इसका तात्पर्य यह है कि जिसके पास धर्म है, कभी भी विजय, अंतिम विजय उसके पास ही रहता है। इतना उन्नत, ये पार्टी तोड़ दोगे, ये कौन सा धर्म है? ये धर्म है? ये अधर्म है? ये तो
एक मौका दीजिए। भ्रम करके। एक तो अपना फ्रेम ठीक जिहादी बनाइए गुलाब जिहादी जी। समर्थक गुलाब जिहादी सॉरी समर्थक विक्रम सिंह जी, जिहादी समर्थक थोड़ा फ्रेम ठीक मुझे- बनाइए। आपका फ्रेम बिल्कुल, आपका आधा फेस दिखाई दे रहा है, फ्रेम ठीक बनाइए मुझको थोड़ा। मुझे कंप्लीट करने कीजिए। हाँ, हाँ। हमारा जो जो मुंबई है ये एक महत्वपूर्ण शहर है, इसकी देखभाल करना हर हर नागरिक की दायित्व है, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू है, देश की रेवेन्यू इस केंद्र से आता है। इसलिए हर जनता की भलाई, हर जनता की तंदुरुस्ती और उसका जो सिविक इम्यूनिटीज होता है, चाहे वो पॉट होल्स को क्लियर करना या अच्छी तरह की ड्रेनेज फैसिलिटी देना है, नहीं तो वो फ्लड वाटर होता है मुंबई सिटी में हर मानसून सीजन में, ये काम पर हम हर दिन करना चाहिए। ये 30 साल के बाद भी ये समस्याएं भ्रष्टाचार के कारण ये महाविकृत आघाड़ी ने 2016 और 2022 में, ये 5 साल में ये इस मुंबई जनता को भ्रष्टाचार ही दिया है। चाहे अरे अभी वो तो तुम्हारी कोई सरकार हो, थी, अभी तो तुम्हारी सरकार थी। अरे जिहादी, तुम्हारा सुपारी वाला क्या मराठी भाषा बोलेगा? पहला उस पर क्वेश्चन अरे दो। ओए गंदी क्या शक्ल वो के। मेट्रो अरे में- भाई ये नहीं होगा, 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 शो में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक सेकंड, दोनों को म्यूट करिए, म्यूट करिए दोनों को, आतंकवादी दोनों को म्यूट, दोनों को म्यूट, दोनों को म्यूट करिए। विक्रम सिंह यादव, को बिठा दिया तुमने। विक्रम सिंह यादव जी नहीं, मैं और छोड़ विजय के जा रहा कृष्णा हूं। जी, आप लोगों की पर्सनल लड़ाई इस लैंग्वेज में होती होगी, लेकिन यहाँ नहीं चलेगी। ये गंदे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर सेंसिबल भाषा का इस्तेमाल होगा और ढंग की भाषा का इस्तेमाल होगा। ये इस तरह की भाषा मुझे तमाशा नहीं बनाना है यहाँ पर, ठीक है विक्रम सिंह जी, तमाशा नहीं बनाना है मुझे। ये सब भाषा यहाँ नहीं बोली जाएगी, सड़क छाप भाषा यहाँ नहीं चलेगी। तहजीब से भाषा, तहजीब की भाषा बोलिए, चलिए बोलिए, तहजीब की भाषा बोलिए, लेकिन ये सड़क छाप भाषा नहीं चलेगी। बोलिए अब। अरे ये इसको बोलो ना, ये इसको क्या होता है ये? अकल का ये कहाँ की भाषा? इसको बोलो, उसको बोलो, ये क्या सड़क छाप भाषा चल रही है? नहीं ये नहीं, इसको उसको तिसको तुसको क्या होता है ये? पहले किसने बोला? तू तड़ा क्यों चल रही है ये शो में अभी शुरू होते ही? ये जिहादी बोल रहा, आप इसको नहीं बोलोगे? रेडियो, अरे आपके Hold पार्टी back बढ़ाइए। मुसलमानों ने हमको काफिर कहा गया है क्या? उसको भेजूं ट्विटर में? आपका फोन नंबर भेजिए। हिंदू कैसे काफिर हो सकता है? वो इलेक्शन प्रचार में ही मराठी मानुस को काफिर के नाम से बताया आपके शिवसैनिक मुसलमानों ने, जो शिवसेना नाम से चल रहे हैं ना, इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो छोड़िए, आज आके हिंदवी स्वराज का विजय हो गया है। आप पहलगाम में बता हिंदुओं को कैसे मारा? पहलगाम में हिंदुओं को कैसे मारा विक्रम सिंह यादव जी, आप तो हिंदुओं की बात मत कीजिए हिंदुओं की बातें, क्योंकि अगर हिंदुओं की बात आप करते तो आज नतीजे ये ना होते जो आए हैं। अगर उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा नुकसान किसी चीज का हुआ है तो जिस तरह से उत्तर भारतीयों के खिलाफ लात मारने तक के भाषण दिए गए, हिंदुओं के खिलाफ भाषण दिए गए, माफी मांगी गई, ये तमाम चीजें जो है ना, ये सब आपके खिलाफ गई है। सर आज तो एनालिसिस कर लो ढंग से। तो जो सरेआम हिंदुओं को मार के गए, सरेआम जो हिंदुओं को मार कर गए, उनको भी ठोका गया, मारा गया है उनको। उनका क्या कर लिया ये तो बताओ मुझे। आपको नहीं पता क्या किया गया उनका? आप आप बताओ इस ना देश में रहते हैं नहीं रहते हैं? मैं इसी देश में आपको नहीं पता उनका क्या क्या किया गया है? आप बताओ, उनके आप घर में बताओ ना घुसकर क्या- उनको मारा गया है। आप कहाँ सो रहे हैं बैठ करके विक्रम सिंह यादव? जो मार के गए आपको यही नहीं पता उनका क्या किया गया है? भारत ने क्या किया उनके साथ? तो यहाँ आकर के हमला करेंगे तो मार दिए। क्या किया है फिर? आप बताओ क्या ऑपरेशन किया? सिंदूर का नाम सुना है या वो भी नहीं सुना आपने? अरे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऑपरेशन फिर सिंदूर का नाम आतंकवादी सुना? यहाँ आए थे। आतंकवादियों को ठोका गया, ये पता आपको या नहीं पता तो गया है? छह गोली मारी गई आतंकवादी आए उनको, वो जो एक एक करके चुन चुन कर मारा गया है, ये भी नहीं पता क्या आपको? आप कहाँ पकड़े रहते हैं, गए किस हैं? दुनिया में आप? वो तो पकड़े भी नहीं गए विक्रम मैम। सिंह यादव कहाँ हो आप? पकड़े भी नहीं गए विक्रम सिंह यादव, हद है आपकी, हद है आपकी झूठ बोलने की चैनल पर बैठ करके। आप मुझे दिखा दो। अगर आप जाग रहे होते ना तो मुंबई की जनता आपको ठुकराती नहीं इस तरह से। अगर आप जाग रहे होते, आप सचेत अवस्था में होते तो। अब रुकिए एक सेकंड, पवन पटेल, आप मुझे दिखाओ ना। पवन पटेल जी क्या हो गया कांग्रेस को? स्याही का रोना रो रहे हैं अब आप। अब इस रोने से क्या विकास होने वाला है जनता का? नहीं, विकास तो रोने से नहीं होगा, विकास तो डकैती डालने से होगा, वो अलग बात है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दल को बधाई देता हूं कि जो उनको जनाधार मिला है या जनाधार चुराया गया है, जो भी आज परिणाम के हिसाब से उनको बधाई देता हूं।
और सोचने पर मजबूर करता हूं, जनता को भी सोचने पर मजबूर करता हूं, वहां के वोटर पे और सबको सोचने पर मजबूर करता हूं कि कम से कम आदमी को सोचना चाहिए कि आज जो जहां भी आती है भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आ जाती है, जहां भी आती है सुनामी आ जाती है। इतना लेट चुनाव हुआ, इतने दिन बाद चुनाव हुआ, 74,000 करोड़ रुपए जो था उसको बिना पार्षदों के किस तरह लूटा गया। अब आप स्याही की बात आप खुद ही कर रहे हैं कि भाई मार्कर का उपयोग क्यों किया गया, स्याही जो अपने आप मिट जाती है। चुनाव आयोग के हिसाब से 12 करोड़ कितना करोड़ रुपए वो लोग खुद पकड़े हुए हैं, लोग वहां साड़ियां बांटते हुए पाए गए। तो इन सब चीजों का देखिए आज की डेट में कोई महत्व रह नहीं गया है, ना चुनाव आयोग इन सब चीजों को कोई वैल्यू देता है और ना किसी और को लगता है। तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर हम ये बात करेंगे तो हमें तो इस चैनल में आपके हिसाब से बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा हुआ, भाजपा बहुत अच्छा कर रही है। मेरे अब हिसाब आप से बोल क्यों रहे हैं कि हम बोलोगे? स्याही अपने हिसाब करते से हैं, बोलो। सुन तो लीजिए, आप मेरा अपने हिसाब निवेदन से है, बोल सुन रहे लीजिए। हो, देखिए, अपने हिसाब से हाँ ही तो बोलोगे। हाँ वही तो बोले, तो आप बोले स्याही करो ना, जबकि आपको ये बोलना चाहिए कि हाँ स्याही वाली बात हुई थी, शिकायत हुई थी, मार्कर को यूज नहीं करना चाहिए। क्या गलत हम तो बोल रहे कह हैं तो बताइए दिया ना? चुनाव आयुक्त ने कि नहीं करेंगे आगे हाँ। से यूज, कह दिया ना। तो अभी क्यों किया? ये कोई बात होती? चुनाव आयोग अभी ने जो क्यों किया? लाड़की बहना आगे नहीं को, करेंगे तो क्या चुनाव बात है? चुराया है, मतलब अभी क्यों नहीं किया? चुनाव चुराया है। चलिए ठीक है, संजय पांडे जी। लाड़की बहना को जो संजय किस्त पांडे इन्होंने जी। दिया उसके लिए भी चुनाव। ओके, मेरा हो गया क्या? कितनी चोरी हो रही है देश में मेरा बताइए। हो गया? देखिए हर जगह चोरी चल रही है, क्या बीएमसी में भी बताते चोरी हो नहीं हो गई? पहले तो मैं बोल सकता हूँ कौन? अभी आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं सुन सबसे लेता। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आज महापालिका चुनाव में ये जो रिजल्ट आया है, इन सबका योगदान है। उन सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और महाराष्ट्र की जनता और लाडली बहनों को बहुत बहुत नतमस्तक होकर के साधुवाद देता हूं। व्यवस्था ऐसी है कि ठाकरे ब्रांड इन्होंने चलाया, ठाकरे ब्रांड, पर इन्हें ये नहीं पता कि ठाकरे ब्रांड सिर्फ एक है जिसका नाम है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, पहली बात। और जो उन्होंने जिस विचारधारा से पार्टी बनाई थी उस विचारधारा के विपरीत जाकर के उद्धव ठाकरे ने काम किया तो मराठी मानुस ने उनको नकार दिया। आज अगर आप देखेंगे ये लोग कितना भी रोना रोलें कि भ्रष्टाचार ये वो, पर मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता बहुत होशियार है। वो देख रही है कि आंखों के सामने मेट्रो का जो काम चल रहा है, कोस्टल रोड जो हम कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि हमारे जीते जी बन जाएगा, 30-30, 40-40 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। मुंबई में दूसरा एयरपोर्ट, जिस प्रकार से अटल सेतु बना है, ये जो सारे विकास के काम जो मुंबई में हमने किए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, उनके विजन को लेकर के, और सिर्फ किए नहीं, एग्जीक्यूट करके उन्हें जनता के आंख के सामने रखा। तो महाराष्ट्र की जनता ये मराठी मुद्दे को नकार दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को ये पता है कि मराठी अस्मिता तभी आती है जब चुनाव आते हैं। और जो ये मुद्दा चला रहे थे, जनता ने उनको उनका जवाब दे दिया है। अब ये जो बोल रहे हैं कि वोट चोरी, ये अभी और 10-15 साल तक यही करने वाले हैं। और ये आज जहां पर खड़े हैं इससे भी गर्त में जाएंगे, क्योंकि ये जनता की नब्ज ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। इनके जितने नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे राज ठाकरे हों, चाहे शरद पवार जी हो, ये जनता की नब्ज नहीं जानते कि जनता चाहती क्या है, जेनजी जनरेशन क्या चाहती है। आज न जात, न पात, न धर्म, जनता को इससे कोई सरोकार नहीं। जनता को उनकी सुख और सुविधा जो दे रहा है और जो डिलीवर कर रहा है। और आज महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि देवेंद्र फडणवीस ये एक में नाम ऐसा है जिन्होंने ये डिलीवर करके दिखाया। लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई कि मैं पुनः येईन, और ऐसे आए सुनामी की तरह कि सबको बहा ले गए। कोई एक नेता कहे कि एक अकेला देवेंद्र क्या कर लेगा, आज एक अकेले देवेंद्र ने जो करके दिखाया है, इनके सारे मिल करके भी उसका 10% भी नहीं कर पाए। तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र की जनता ने ठाकरे बंधुओं को, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। अब अगर देश में राजनीति होगी तो सिर्फ और सिर्फ विकास पे होगी
और जिस नेता के ऊपर भरोसा होगा जनता उसी के साथ विक्रम जाएगी। जी, जवाब आज दीजिए, जो विक्रम आज जी। जो रिजल्ट आए हैं ये इसका मुझे ज्वलंत ब्रेक लेना है। उदाहरण है। विक्रम जी, जवाब अगर इसके दीजिए। बाद भी अगर ये लोग नहीं समझ सकते मैं ये तो कहना इनका चाह रहा हूं, और ठीक है, दो चलिए गुना विक्रम जी जवाब ये- दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनको दिखाई नहीं देता कितने लोगों के साथ इन्होंने गठबंधन कर रहे हैं। इन्होंने अकेले एक बड़दमी का नाम ले रहे हैं, ये कितने लोगों से गठबंधन है, क्या इससे सो रहा था, इसको पता नहीं है, हैं? और ये क्या आप महाराष्ट्र तो के पहले ना राजनीति अपनी सीखे? जबान को आप अपनी अरे! जबान को यादव जी तहजीब में लाइए। सुनिए, अरे तहजीब है तो सच तो बोलो, ये कोई सच तो गली बोलो में कम नहीं से खड़े कम। आप डीडी में नहीं, डीडी सच- नेशनल अरे चैनल फिर पर है। झूठ क्यों और बोलते हो? झूठ क्यों तो बोलते आपके नेता जो है कंफ्यूज नेता वो बोलते हैं, इसीलिए कौन महाराष्ट्र की किसने क्या जनता ने बोला? उनको नहीं, आप उनकी कंफ्यूज हो, जगह दिखा आपको दी। पता ही नहीं कितनी जगह आपने गठबंधन करा है। अरे आप भैया, अकेले क्यों बोलते हो? अरे आप भैया, कम्युनिस्ट जी का अकेले का नाम क्यों ले रहे हो? आप जबान को अरे भाई, आप तहजीब में पार्टी को तोड़ लाइए। ले गए, आप पार्टी को तोड़ ले गए, क्या आप अकेले कैसे हो? पार्टी को कोई नहीं तोड़ा भैया। जब तो देखिए आप अकेले यादव लड़ना जी, था, आप एक अभी अकेले मेरी लड़ना एक मिनट चाहिए बात था। सुन लीजिए, आपके मेरी बात अगर सुन हिम्मत होती है अकेले लड़ते। अरे भैया मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी हिम्मत की बात मत कीजिए, पार्टी के पास बहुत हिम्मत है, भारतीय हिम्मत है जनता तो- पार्टी के गूदे में बहुत दम है। हिम्मत- आप एक मेरी बात सुन लीजिए, ये तोड़ा किसी फोड़ी ने ज्यादा नहीं आपकी- चलती है, ज्यादा दिन नहीं, ये तोड़ा किसी फोड़ी ने- ज्यादा दिन तक नहीं चलती। किसी ने हिम्मत- आपकी हिम्मत- पार्टी हिम्मत ही को काम नहीं देगी। तोड़ा है। अगर आपकी पार्टी को किसी ने तोड़ा है तो वो उद्धव ठाकरे ने तोड़ा है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के पीठ में खंजीर घोपने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। आप याद क्या एक खंजर गोप चीज दिया? ध्यान रखिए, क्या खंजर गोप दिया? जो मूल डीएनए है किसी भी पॉलिटिकल खंजर क्या पार्टी गोप दिया? मुझे बताओ, अगर- खंजर क्या गोप दिया? मेरी कैसे पूरी गोप बात दिया? हो जाए फिर बोलिए यादव जी, शांत रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए। जिस भी पार्टी ने अपना मूल डीएनए छोड़ा उस पार्टी का सत्यानाश होना तय है। बाला साहब अच्छा, मैं आप लोगों के पास अभी आ रही हूँ वापस। हमें 1 मिनट विदेश मंत्रालय की पीसी में चलना होगा, वापस आ रही हूँ। भारतीयों को लेकर अभी वहां पर क्या स्थिति है, संपर्क को लेकर, और साथ ही ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि भारत ने ईरान की चाबहार परियोजना से एग्जिट कर लिया है, उसके बारे में क्या वस्तु स्थिति है, थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। This is Yeshi Seli from Business India. I have a question on Myanmar. The second round of elections was held on January 11th. Two Indians had gone as observers in the first round. Did anybody go? And also there are talks of including ethnic groups when the government is formed. Is there any update on what is likely to happen? Ayushi? So this is Ayush Agarwal from ANI. One question on Chabahar. Did the recent telephonic talks between EM Jaishankar and Iranian Foreign Minister feature Chabahar? And second, China has once again reaffirmed its claim over the Shaksgam Valley. What is your comment on that? And since the Chinese delegation was here this week and met our Foreign Secretary, did India formally raised our objections on such claims? A friend there, yes. This is Keita of GG Press, Japanese news agency. My question is regarding India-Japan strategic dialogue today. I heard the main issue of the dialogue were AI and economic security cooperation. Did they discuss anything about defense cooperation? Thank you. Rishabh? Sorry, Siddhant, sorry. Hi sir, I'm Siddhant from CNN News 18. So my question is, there are reports that Ministry of External Affairs has raised objections to a Salman Khan film depicting the clash between Indian and Chinese troops in the Galwan Valley in 2020. Any comments from your side? Thank you. Okay, first we come to Pranay. आपका सवाल को सबसे पहले देखिए, आपको जैसा कि पता है, ईरान में करीबन हमारे 9,000 नागरिक इस समय रहते हैं, लगभग। इनमें से ज़्यादातर लोग हमारे विद्यार्थी लोग हैं, उसके अलावे नाविक हैं और तीर्थयात्री हैं और भी कुछ लोग जो व्यापार से जुड़े लोग वहाँ पर रहते हैं। हाल ही के दिनों में वहाँ जो गतिविधि चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने 2-3 एडवाइजरी इशू किए। एडवाइजरी में हमने ये कहा कि जो हमारे नागरिक हैं भारत में वो ईरान अभी ना जाएं, और जो भारत में वहाँ जो हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनको कहा गया कि आप देश छोड़ने का जो भी मीन्स है अभी
अभी तो कमर्शियल फ्लाइट्स वो भी उसका भी रास्ता अभी है, तो वो सब लेके लोग वहाँ से निकले। उसके अलावे वहाँ पर जो गतिविधि है उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, और जहाँ तक हमारे लोगों का सवाल है, उनके हित में जो भी कुछ होगा उसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरा सवाल आपका था चाबहार को लेके, तो उसमें मैं अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है, 28 अक्टूबर 2025 को यूएस के ट्रेजरी विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी हम लोगों को। उस चिट्ठी में उसमें अनकंडीशनल सैंक्शंस वेवर की बारे में जानकारी थी, और ये जो अनकंडीशनल वेवर है, जो सैंक्शन वेवर हमको मिला है, आपको पता है जैसे कि वो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए यूएस पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। नाउ यस, बिफोर यू wanted to come in, I actually knew that there was a need for this. We have around 9,000 Indian nationals in Iran. They are mostly students, people connected with business, some professionals as well, pilgrims and seafarers. Given the situation there, we have issued a few advisories asking Indian nationals to avoid all travel to Iran, and Indian nationals who are already resident in Iran to leave Iran by available means, including commercial flights. We continue to closely watch the unfolding situation there and will take all necessary steps for the welfare of our people. On the question of Chabahar, on 28th October 2025, as you are aware, the US Department of Treasury had issued a letter outlining the guidance on the conditional sanctions waiver, which is valid till 26th April 2026. We remain engaged with the US side in working out this arrangement. Ishi, your questions regarding elections. On elections in Myanmar, we have said what our position is. We want that there be inclusive and fair elections in which all stakeholders participate. We understand, as you rightly said, and we've seen reports that 2 rounds of elections have been held. Further rounds will be held subsequently. We do have people who've traveled from India, but these are individuals who've gone there in their private capacity. Ayushi, on your first question was regarding External Affairs Minister's conversation. We did have, External Affairs Minister did have a conversation with the Iranian Foreign Minister. The Iranian Foreign Minister shared with him the developments that have happened in the recent past. On Shaksgam issue, we have already clarified what our position is, so I will refer you to our comments that we made in the last press briefing. On the visit of the International Department of CCP, the Vice Minister had a meeting with our Foreign Secretary. We have given details of the discussions that were held. Please refer to our press release in that regard. For our friend Keita, the Foreign Minister of Japan, as you know, that he's visiting India from 15th to 17th of this month. This morning he had a call on a Prime Minister, and thereafter he, along with the External Affairs Minister, participated in the 18th India-Japan Strategic Dialogue. As part of the discussions, both leaders, they reviewed the multifaceted relationship that we have with your country, and in that regard they discussed supply chain resilience in critical sectors, investment, trade, technology, innovation, defense, people-to-people exchanges, and also our cultural ties. Both leaders underlined the importance of
further strengthening India-Japan special strategic and global partnership in keeping with the outcomes of the 15th annual summit that was held in Japan last year when our Prime Minister traveled there for it. You referred to artificial intelligence. This initiative was announced by the two Prime Minister, and today the ministers launched the AI dialogue, so as to give a coherent push to bilateral cooperation between the two countries in this particular sector. On economic security, as you would have seen in the opening remarks of our External Affairs Minister, this is an important issue of engagement between the two countries, not just for our economies, but for the economies of the world at large. Both sides also decided to convene the Joint Working Group on Critical Minerals under the Economic Security Initiative to advance our collaboration in the fields of rare earths and critical minerals. The two ministers also look forward to celebrating 2027, that is next year, as when we complete 75 years of our relationship with Japan. So we look forward to. There was also some conversation around cricket, as you would have seen. He presented a jersey of the Japanese cricket team, the foreign minister. So overall, a very good visit, and the visit still continues. So please, we'll update you with more details with the visit of our Japanese foreign minister. Siddharth, on your question, we understand that a film of this nature is being planned. Issues regarding filmmaking in India, as you are well aware, are looked after by relevant authorities. And as far as we are concerned, MEA has no role in this or in such ventures. We go ahead. Manish. Just building upon the question with Geeta, the discussion over some sort of maritime security equipment, military equipment has been under discussion with Japan for a long time, especially the Unicorn. There have also been reported. The issue of also export from Japan is being discussed. Are those things being materialized at this meeting today? Any progress on that? Thank you. नीरज. सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रवास साक्षी से. सर अमेरिका में भारतीय राजदूत ने यूएस लॉ मेकर्स के साथ एक मीटिंग की है और हाल के दिनों में ये दूसरी ऐसी मीटिंग है. इसके बारे में क्या अपडेट है सर? क्या ट्रेड डील पर कुछ था? Smita. Hi, going back to the question about the report today on exiting Chabahar port, could you just clarify whether the sanctions waiver which was granted was on the condition that it would lead eventually to the winding down of operations, because that's what the report seems to say, and B, in terms of the additional 25% tariff that now President Trump has imposed for any kind of business with Iran, if you could throw light on exactly what is the trade that India has with Iran currently, and does it impact pharmaceuticals also? Okay. Siddharth. So Siddharth from WION. The External Affairs Minister and Marco Rubio held conversation. How much was their focus on the trade component? And there are information that there could be a meeting next month. Are we looking at EM's visit in US or Marco Rubio's visit in Delhi? Aditya. So Aditya from NDTV, my question is about the India-EU summit that's happening, and we saw the statement from the MEA, but are we really going to sign now the FTA between the two countries? And also on the Afghan CDA that has joined in, he met the JSPI and there was a statement from the Afghan embassy. What is the working relation going to be forward, and anything on the logistics and the trade between the two countries? अगले चरण में Manish, on defense cooperation with Japan, this is an important element of our collaboration, and this was a matter that was discussed between the two leaders.
External Affairs Minister and Foreign Minister of Japan, and we look forward to further strengthen our ties. You asked about several of these projects. There are several projects which are under consideration, and we want to further strengthen our ties, taking into account all the projects that you mentioned. नीरज, जो भारत के राजदूत अमेरिका में चाहे कोई और देश में हैं, उनकी लगातार बातचीत होती रहती है वहाँ के कांग्रेस के मेंबरान से, और उसके अलावा और भी अन्य समाज के वहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत होती रहती है, ताकि हमारे दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आए और बल मिले, और इसी संदर्भ में ये बातचीत लगातार चलती रहेगी। और जैसा कि आपने बताया, हमारे वाशिंगटन डीसी में जो एम्बेसी है उसके हवाले। और आइए आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी जीत का जश्न अपने कार्यकर्ताओं के साथ मना रहे हैं। याबद्दल आम्हाला अतिशय अभिमान आहे आणि या हिंदुत्ववादाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं हिंदुत्व आणि विकास यांना वेगळं करता येणार नाही, आणि म्हणून मला असं वाटतं की आज हा जो काही आमचा आत्मा आहे, या आत्म्यानेच आम्हाला जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवलेला आहे। जसं मी वेळोवेळी सांगितलं, आम्ही संकुचित हिंदुत्व मानणारे लोक नाही आहोत, आम्ही व्यापक हिंदुत्व मानणारे लोक आहोत। आमच्या हिंदुत्वामध्ये सगळ्यांचा समावेश आहे। जो जो या भारताच्या संस्कृतीला आपली संस्कृती समजतो, भारतीय प्राचीन जीवन पद्धतीला जो आपली जीवन पद्धती मानतो, त्याची पूजा पद्धती काही असली तरी त्या सगळ्या लोकांना आम्ही आमच्या हिंदुत्वाच्या व्याख्येमध्ये या ठिकाणी घेतलेला आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं की एक व्यापक अशा प्रकारचं जनसमर्थन हे आपल्याला मिळालेलं आहे। मी या निमित्ताने एवढं सांगू इच्छितो, कार्यकर्त्यांना माझा संदेश हाच आहे की एवढं मोठं जनसमर्थन जेव्हा मिळतं तेव्हा जबाबदारीची जाणीव ठेवली पाहिजे। आपल्याला जबाबदारीने वागावं लागेल। जिंकल्यानंतर उन्माद नको, कोणीही उन्मादाने या ठिकाणी जिंकल्यानंतर वागणार नाही, हे कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे। आणि त्यासोबत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना आमचा संदेश आहे की तुम्हाला जनतेने अपेक्षेने निवडून दिलाय, पारदर्शी प्रामाणिकतेतून कारभार करण्याकरता निवडून दिलेला आहे। त्यामुळे आपण सगळ्यांनी या गोष्टीची जाण ठेवली पाहिजे की आपण सगळे निवडून आलो, मोदीजींवर जो विश्वास आहे, भाजपावर जो विश्वास आहे, या विश्वासामुळे आपण निवडून आलेलो आहोत। त्यामुळे कुठेही या विश्वासाला तडा जाणार नाही, अशा प्रकारचं वर्तन कार्यकर्ते, नेते आणि निवडून आलेले नगरसेवक करतील, हा विश्वास मला आहे। मी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेचे मनापासून आभार मानतो। आमचं वरिष्ठ नेतृत्व या ठिकाणी माननीय मोदीजी असतील, आमचे अध्यक्ष नड्डाजी असतील, या ठिकाणी अमित भाई असतील, आमचे कार्याध्यक्ष नितीन नवीनजी असतील, महाराष्ट्रामध्ये आमचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय गडकरी साहेब असतील, या सगळ्यांचे मी अतिशय मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो। आणि पुन्हा एकदा या विजयाच्या आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देऊन आता आपण सगळे महापौर बसल्यानंतर जल्लोष पुन्हा साजरा करू, हे या ठिकाणी आपल्या सर्वांना सांगतो। आणि सोबतच अर्थात या ठिकाणी आपले जे मित्र पक्ष आहेत त्यांनाही, शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी असेल, या ठिकाणी आरपीआय असेल, पिरिपा असेल, या सगळ्या मित्र पक्षांचे देखील अतिशय मनापासून आभार मानतो। इथे येण्यापूर्वी माननीय शिंदे साहेबांना मी त्या ठिकाणी फोन करून, आणि त्यांचा मला फोन आला, त्यांनी माझं अभिनंदन केलं, मी त्यांचं अभिनंदन केलंय। आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये महायुती मजबूतीनं या ठिकाणी काम करेल हा विश्वास देतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। विशेषतः मला या ठिकाणी धन्यवाद दिला पाहिजे सगळ्या कार्यकर्त्यांचा, कारण हा विजय कार्यकर्त्यांना समर्पित विजय आहे। आमचे जे कार्यकर्ते 24 तास काम करतात, ज्यांना कुठलं तिकीट मिळत नाही, ज्यांना कुठल्या पदाची अपेक्षा नाही, जे या ठिकाणी 24 तास काम करतात, त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना देखील हा विजय या ठिकाणी मी समर्पित करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ता जिसने जमीन पर काम किया उनको धन्यवाद दे रहे थे, उनके बीच गए देवेंद्र फडणवीस और वहीं पर जीत का जश्न। चलिए जरा विक्रम सिंह यादव जी,
यही है बीजेपी की जीत का फॉर्मूला। कार्यकर्ता फर्स्ट, नेता बाद में। और कार्यकर्ताओं को अगर आप पूछेंगे, आप बात करेंगे पवन पटेल जी, वो कार्यकर्ता जो कर्नाटक में कह रहा है कि भाई कुछ हल निकालो, वो कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा होता है, वही कार्यकर्ता खड़ा है वहां पर देवेंद्र फडणवीस के पीछे, पवन पटेल जी। जी नहीं जीत का खड़ा है, मंत्र बढ़िया लेना है है। तो ये लीजिए। नहीं वही ले रहे हैं, ये भी ठीक है। वो आप जो बाकी चीजें हैं वो भी ठीक है अपने जगह। हर व्यक्ति अपने अपने कार्यकर्ताओं को करता है। कांग्रेस पार्टी भी जहां जीतती है, कांग्रेस पार्टी ने भी कार्यकर्ताओं के दम पे जीत, कभी उसका श्रेय राहुल गांधी या कोई नहीं लेते हैं। हमेशा कार्यकर्ताओं की ही जीत होती है, जिस भी पार्टी की जीत होती है। लातूर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, लातूर नगर पालिका में कांग्रेस की आई, तो वहां भी कार्यकर्ताओं अच्छा की चलिए जीत फिर है। से मुंबई चलते हैं, एक बार फिर से मुंबई चलते हैं फडणवीस जी के पास, वहां पर वो संबोधित कर रहे हैं। काफी चिंतित हैं, उसको लेकर कोई जानकारी? ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आ रही हूं सबके पास फाइनल कमेंट के लिए। पवन पटेल जी बोलिए जल्दी। जी मैंने कहा रे दोबारा मोदी जी का नाम लेना भूल गए, तो इसलिए शायद दोबारा बोले क्या? अरे मोदी जी आपको को हर पहली चीज बार पर नहीं नाम सरकास्टिक लिया था। कमेंट ही करना है क्या? दूसरा देखिए जश्न का माहौल है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, उन नारों की जीत हुई है, उन दावों की जीत हुई है, जनता वही के बोला बीच कि उन आपने वादों सुना की है, जीत दूसरा हुई मैं ये है बोल रहा हूँ, जो मेरा लेकर गए। निवेदन- उस पर एक लाइन बोलिए जल्दी से। नहीं तो हमने पहले जीत जो है, चाहे भले छल से जीती, कैसे जीते, जीत है आज के, उनको बधाई देता हूं। उनको पहले मैंने बधाई दे दी है। और दूसरा बहुत बताया बहुत कि जो धन्यवाद। छल कपट किया है उसके भी बताया हमने। आपने खुद ने बोला कि स्याही के लिए चुनाव आयोग ने बोला आगे से यूज नहीं करेंगे। लाड़की बहना की राशि को भी चुनाव आयोग ने रोक दिया था कि एक दिन पहले आप नहीं दे सकते हो, खाली दिसंबर का दो। लेकिन चुनाव आयोग को बोलना चाहिए दिसंबर का, दिसंबर में क्यों नहीं दिया? चलिए, रोक के रखा था कि चुनाव संजय के जी, दिन जल्दी पहले बोलिए, बांटेंगे। संजय जी। यही बिहार में हुआ, देखिए बिहार में भी चुनाव चल रहा था और पैसे बांट दिए। अरे सर रोते 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 उम्र निकल जाएगी, रोते रोते इतना नहीं रोना चाहिए, काम करना चाहिए। संजय जी रोना चाहिए मैडम, पूरा जनता संविधान खतरे में, खूब दहाड़े मारकर रोना चाहिए। रोदू लोगों को जनता पसंद नहीं करती आजकल। जेनजी को अच्छा नहीं लगता है रोना धोना बार बार हर बात पे। जेनजी को नहीं अच्छा लगता है सब। बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। जेनजी कहता है काम करो भाई। ऐसा हाँ, है काम क्या काम ये बताए ना। एक मिनट, संविधान खतरे में है, ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिस पार्टी ने संविधान को पैरों तले रौंदा। इतिहास गवाह है, ऑन अरे रिकॉर्ड संघ है। ने पहली रौंदा, बात, संघ ने तिरंगे का अपमान किया। मात्र पार्टी जो भाजपा की उसने किया, आप गलत बता रहे हैं। 53 साल तक तिरंगा नहीं फहराया संघ ने, क्या गलत बयानबाजी। अच्छा ठीक है, बीच में मत बोलिए प्लीज। सच बोलिए दादा, सच बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस, मैं आपके बीच में बोला नहीं ना भैया। इमरजेंसी आप मेरे बीच में बोल रहे थे। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। नहीं बोला मैं चलिए भैया। बोलिए बोलिए। हम खुद ही कर दे रहे म्यूट। कि इनके पास जमीन नहीं बची है, न नेता है, न नीति है, न नियत है। जनता ने इन्हें पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया है। राहुल गांधी ये अभी महाराष्ट्र के चुनाव पकड़ लेंगे तो 100 से ज्यादा चुनाव हारने का विक्रम अगर किसी ने किया है तो उनके नेता राहुल गांधी ने किया है। जितनी सीटें उतनी हार, जितनी सीटें लोकसभा में, क्यों कृष्णा जी, विजय कृष्णा जी, जितनी सीटें उतनी हार का आंकड़ा पास कर रही है क्या कांग्रेस?
टोटल नंबर ऑफ इलेक्शन लॉस्ट पटेल जी एक पांडे जी एक मौका दीजिए। मैं कांग्रेस को मैं ये सलाह देता हूँ, ठाकरे बंधु की समय नहीं है। मुद्दे को लेकर के जो राजनीति थी वो समाप्त हो गई है। मराठी जनता ने दिखा दिया कि ठाकरे मतलब मराठी नहीं, ठाकरे मतलब महाराष्ट्र नहीं। महाराष्ट्र सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति जो मोदी जी लातूर की जनता ने भी तो दिखाया। फाइनल कमेंट विजय कृष्णा, फाइनल कमेंट। ये विजय आके हर मराठी मानुस को ही चलता है। आप थोड़ा बज्ञापन कीजिए, 2 महीने पहले एक मेट्रो ट्रेन में एक आम आदमी, मराठी बोलने वाला आम आदमी, ठीक है, जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं उसको पीट मार के उसको ऐसा कर दिया, उसने सुसाइड किया है। इसलिए मैं ये जो लोग नफरत की राजनीति आम जो मराठी मानुस जो ये क्रक्स है कि नफरत की राजनीति से जनता ऊब चुकी है। उसे नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, उसे विकास की राजनीति चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए अगर हम बात करें ना 3 मुद्दों की, तो नफरत की राजनीति को नकारा, यह बता दिया मुंबई किसी की बपौती नहीं है, और तीसरा विकास के पथ पर मुंबई चलेगी, ये भी मुंबईकरों ने बता दिया है। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है